1 साल 17,000 किलोमीटर और 11 लॉन्ग राइड। उसके बाद आज वक्त आ गया है हमारी दिलजीत का रिव्यू देने का, ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X के बारे में बताने का, इसके प्रोज, इसके कॉन्स, इसकी राइड परफॉर्मेंस, क्या क्या चीज़ें इस बाइक के बारे में आपको पता होनी चाहिए इस बाइक को लेने से पहले, और अगर आप इस बाइक को ले चुके हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको मॉडिफाई करा लेनी चाहिए टू द पॉइंट, कोई एक्स्ट्रा पैसा खर्चे बिना। बाइक को रिव्यू करने के लिए कुछ पैरामीटर्स पे हमने इसको सेग्रीगेट कर लेते हैं पार्ट्स में। सबसे पहला पार्ट रहेगा इसका बिल्ड क्वालिटी, दूसरा रहेगा इसका परफॉर्मेंस, तीसरे में बात करेंगे इसके मेंटेनेंस की, सर्विस कॉस्ट और सारी चीज़ें, 1 साल का जो भी मेरा खर्चा हुआ है अभी तक, और उसके बाद फोर्थ जो लास्ट पॉइंट रहेगा वो उसके कॉन्स की, और उन कॉन्स को कैसे कैसे मैंने शॉर्टेड किया है और किस हद तक किया है वो सब चीज़ें शेयर करेंगे। और कई चीज़ों में मैंने इस बाइक में 2 या 3 बार पैसा खर्चा है, उससे बचने के लिए एंड में मैं इस ब्लॉग के कुछ टिप्स या ट्रिक या कुछ सजेशंस दूंगा, वो आप ज़रूर देखिएगा। बाइक की बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो बेशक इंडिया में इसे बजाज बना रहा है, लेकिन एज़ पर स्टैंडर्ड ट्रायम्फ की ब्रांड का पूरा एक एक चीज़ इसमें झलकती है। अगर आपने बिग बाइक्स देखी हैं ट्रायम्फ की, जिनको हम कहते हैं स्क्रैम्बलर 900 और स्क्रैम्बलर 1200, उन्हीं का मिनी वर्जन है, लेकिन उन बाइक्स के साइड में अगर इसे खड़ा कर दें तो साइज़ में कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि ये सिर्फ 400 सीसी की बाइक है। तो बिल्ड क्वालिटी और लुक एंड फील जो बाइक देती है ना, रोड प्रेजेंस जो देती है, वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। जब कभी भी पूरे सेटअप के साथ मैं इस पर टूर पर निकलता हूँ तो लोगों का भाई साहब हेड टर्न भी करती है ये बाइक, क्योंकि तब पूरा बिग बाइक वाला फील देती है। बाइक में सब जगह एलन कीज के नट एंड बोल्ट्स यूज़ किए गए हैं, कहीं भी आपको ट्रेडिशनल इंडियन नट बोल्ट्स नहीं दिखेंगे बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें, और कहीं भी ऐसा लूज वायरिंग या आपको कोई पाइप रेडिएटर का नहीं निकला हुआ दिखेगा जैसे रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 में दिखता है। इस बाइक के रेडिएटर के पाइप सब कुछ अंदर है, बाहर सिंपली क्लीन एंड क्लियर एक रेडिएटर है। जैसे कि बात करें फुट पैक्स तक पे इन्होंने यहाँ पे एलन कीज के नट बोल्ट दिए हैं, इंडिकेटर्स तक पे इन्होंने एलन कीज के नट बोल्ट दिए हैं। तो जो एलन कीज के नट बोल्ट है उनकी एडवांटेज ये रहती है कि इस बाइक को 17,000 किलोमीटर चलाने के बाद भी आज तक भी इसका एक नट बोल्ट लूज़ नहीं हुआ है अपने आप, जो कि रॉयल एनफील्ड की बाइक्स में नट बोल्ट लूज़ होकर गिर जाते हैं। मैंने भी उसे 10 साल चलाया है। तो यहाँ से देखो PPF की जो फिल्म हटी हुई है, ये PPF फिल्म है। यहाँ पे मैं टैंक बैग यूज़ करता हूँ, और टैंक बैग यूज़ करने के बाद भी 1 साल वो PPF हट गई थी शुरू में ही। यहाँ पे कोई स्क्रैचेस नहीं आई है, पेंट की क्वालिटी काफ़ी बेटर है। ये जो सस्पेंशन है, कोई भी अभी तक 1 साल चलाने के बाद, 11 लॉन्ग राइड करने के बाद आज तक इसमें कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं हुआ है कि कुछ हिल गया है, टूट गया है, गिर गया है बाइक का अपने आप। और 3 से 4 बार, उससे भी ज़्यादा बार शायद मुझसे ये बाइक गिरी है, और इसके नकल गार्ड तक टूटे नहीं हैं अभी तक, कोई भी नकल गार्ड इसका मैंने चेंज नहीं कराया है। ये स्विचेस और ये सारी चीज़ें जो क्वालिटी है ना बाइक की, कहीं ना कहीं इंजन पे जो भी ब्रांडिंग दे रखी है आपको एक स्टेप अप मार्केट फील कराती है। इतने पैसे में मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ पूरी इंडियन मार्केट में इससे बेटर प्रोडक्ट आपको मिलेगा नहीं। सो लुक एंड फील के बारे में तो मैं ये बता दूँ, बहुत जगह जब मैं टूरिंग पे होता हूँ, बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी बोला है कि बाइक की जो कीमत है वो 5 से 6 लाख रुपए है। खैर, बात करते हैं अब परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस में इसको अगर मैं आपको सबसे पहले इसकी सीट हाइट आपको दिखाऊं कि मेरे दोनों पंजे इतने टिकते हैं, ज़मीन पे इतना टच होता है, और अगर मैं एक पैर ज़मीन से उठा लूँ तो मेरा दूसरा पैर पूरा फ्लैट फुट टच होता है। तो 5'8" मेरी हाइट है, 5'9", तो 5'8" या 5'7" तक के लोग इसको थोड़ा 5'7" वाले या 5'6" वाले जिनकी हाइट है 5 फीट 6 इंचज़, 5 फीट 7 इंचज़, वो लोग इस बाइक के लिए थोड़ा सा स्किल सेट चाहिए। 5'8" एंड अबव के लोग इसे इजीली हैंडल कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। एक जगह और प्रॉब्लम आती है शॉर्ट हाइट के राइडर को, क्योंकि अभी मैंने इस पर हैंडल बार राइजर लगा रखा है, तो बाइक का जो हैंडल है मेरे नज़दीक आया हुआ है। अदरवाइज़ अगर स्टॉक हैंडल होता है तो हैंडल काफ़ी आगे होता है, उनको टर्न करते वक्त थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बाइक का हैंडल जो काफ़ी वाइड है, जो आपको जब आप स्ट्रेट राइड करते हैं हाईवे पे, या ऑफ रोडिंग करते हैं, या इस पे आप सैडलिंग करते हैं, उस वक्त आपको ये वाइड हैंडल बार काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस और स्टेबिलिटी देता है। लेकिन टर्न्स पे शॉर्ट राइडर को थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है, क्योंकि ये वाला हाथ बाहर जाता है और ये वाला अंदर, तो वो चीज़ उनसे मैनेज नहीं हो पाती है। इसके अलावा क्रूजिंग स्पीड, सिटी राइड और टॉप स्पीड अगर इसके बात करें तो मैंने 150 के अराउंड तक इसे हाईवे पे भगाया है, दौड़ाया है, और फुल कॉन्फिडेंस के साथ दौड़ाया है। लेकिन उस कॉन्फिडेंस में सिर्फ एक चीज़ की कमी रहती है, ब्रेक्स की। एक पॉइंट हम बाद में भी बात करेंगे। ब्रेक्स की जो बाइट है ना, जो स्टॉक जो इसके ब्रेक पैड आते हैं उनकी बाइट थोड़ी सी स्पॉन्जी है, थोड़ा सा डिलेड रिस्पॉन्स करते हैं, तो थोड़ा सा आगे जाके बाइक रुकती है, लेकिन एक वो कॉन्फिडेंस इतनी हाई स्पीड पे आपको नहीं मिल पाता है। वैसे भी हम लोग उस हाई स्पीड पे बाइक को बहुत रेयरली ही चलाते हैं, सेफ़ भी नहीं होता है। इसके अलावा सिटी राइड अगर मैं टॉप बॉक्स हटा दूँ, या टॉप बॉक्स लगा के भी जैसे मैं सिटी में राइड कर रहा हूँ आज के दिन, तो यार बाइक ना बहुत कॉम्पैक्ट फील होती है। 185 kgs होने के बावजूद इस बाइक का वेट बहुत ज़्यादा फील नहीं होता है। मैनूवर करना इसको, अब जैसे स्टार्ट नहीं है बाइक तो इसको आगे पीछे करना, इस तरह के एरिया
इंडिया में भी बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा। आप अगर आरई की किसी बाइक से कंपेयर करेंगे तो इसमें जो जिस तरह का इंजीनियरिंग ट्रायम्फ या बजाज जिसने भी लगाया है काफ़ी अच्छा लगाया है। इसके अलावा क्रूजिंग स्पीड हाईवे पे टूरिंग पे मैं 110 120 तक करता हूँ। उस वक्त मुझे एक विंड ब्लास्ट की प्रॉब्लम आती है 120 से अगर ऊपर जाता हूँ। अगर क्रॉस विंड चल रही है, मेरी तरफ विंड आ रही है और हाई विंड चल रही है, तो 110 120 की भी स्पीड मेंटेन कर पाना मेरे लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो इसीलिए 110 120 नॉर्मल विंड प्रेशर में तो ठीक है, लेकिन हाई और क्रॉस विंड जब मेरी तरफ आ रही है, हाई विंड प्रेशर आ रहा है, तब वो 110 120 130 140 की तरह बिहेव करता है। हाईवे पे अगर मैं बात करूँ तो 30 31 32 ये माइलेज मुझे देती है, क्योंकि शुरू में मैं बाइक को थोड़ा स्लो चलाता था 110 100 110 तक की स्पीड पे। बाद में वो एवरेज स्पीड 120 130 हो गई है तो 120 तक तो मैं चलाता हूँ, तो माइलेज उसी हिसाब से बाइक कम देती है। एक राइड मैंने की थी लास्ट ईयर चांसल पास, जहाँ पे मैं हाई इम्पैक्ट ऑफ फोग झेल रहा था रोड पे, तो वहाँ पे मैं 80 90 से ऊपर नहीं जा पा रहा था। वहाँ पे मुझे बाइक ने 34 के अराउंड तक की भी माइलेज दी थी। तो यस, बाइक अच्छा माइलेज देती है, लेकिन आपको लोअर स्पीड्स पे इसको चलाना होगा। इसके बाद बात करें सस्पेंशन की, इस बाइक में दोनों ही तरफ 150 mm का ट्रैवल सस्पेंशन मिलता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये सॉफ्ट ऑफ रोडर है। यस, ये बात कहीं ना कहीं एक हद तक ठीक है, क्योंकि सॉफ्ट ऑफ रोडिंग ये बाइक बहुत ईजीली मैनेज कर लेती है, लेकिन हार्ड ऑफ रोड भी आप इससे कर सकते हैं, लेकिन लोअर स्पीड पे। क्योंकि मैंने इससे लद्दाख, स्पीति और चांसल पास जो टफ टेरेन है वो भी किए। हाईवेज पे तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। और एक्सीडेंटल गड्ढों में जो एकदम पोर्ट होल्स आ जाते हैं हाईवे पे, अच्छे खासे बड़े गड्ढे, जिसमें मेरी वाइफ भी साथ थी कुछ लॉन्ग राइड्स पे, तो यार अलॉय व्हील कहीं बेंड नहीं हुआ, कोई डैमेज नहीं आया है। और टायर्स की जो ग्रिप है, जो स्टॉक टायर अभी तक मैं यूज़ कर रहा हूँ, 17,000 किलोमीटर तक चल चुकी है बाइक, और टायर की कंडीशन ठीक ठाक है। और उसके बावजूद बाइक में ना मेरे को ग्रिप वेट टेरेन में भी मैंने चलाई है। उज्जैन राइड पे 10 घंटे मैंने इसे बारिश में चलाया है, ग्रिपिंग में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो बाइक ऑफ रोड, हाईवे, सिटी राइड, वेट टेरेन, हर टेरेन को इजीली टैकल कर लेती है और आपको हर जगह ले जाने में कैपेबल है, इवन विद पिलियन, क्योंकि इसका लो एंड टॉर्क इतना अच्छा है, वो आपको हर जगह ले जाने में और हैसल फ्री राइड देने में काफ़ी हद तक कामयाब रहता है। बाइक की जो हैंडलिंग है, अभी तक मैंने इस बाइक के हैंडल का कॉन्सेप्ट में ना ग्रीसिंग कराया है, ना मैंने इसे छेड़ा है, ना मैंने कुछ किया है। अच्छा खासा ऑफ रोड मैंने इसे घीसा है बाइक को, और बाइक के हैंडल बार में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। लेकिन जाना मोटरसाइकिल का ये हैंडल बार लगाने से, हैंडल बार राइज़र लगाने से मेरे को जो कंफर्ट मिला है ना, एक एडिड कंफर्ट मिल गया है। अब मैं 300 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप इस बाइक को चला सकता हूँ। वो उसकी वजह से मुझे लगता है हल्का फुल्का वोबलिंग, वो भी दोनों हाथ छोड़ने पे, मेरे लिए मैटर नहीं करती है। मेरे लिए ये कंफर्ट जो बाइक देती है हैंडल बार राइज़र लगाने के बाद, मेरे लिए वो ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि इस बाइक को मैं ज़्यादातर टूरिंग पे ही यूज़ करता हूँ। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ, मेंटेनेंस और सर्विस कॉस्ट एक तरह से बहुत नॉमिनल है और मिनिमल है इस बाइक की, क्योंकि आज तक 1 साल 17,000 किलोमीटर और 11 लॉन्ग राइड और उसके अलावा सिटी राइड भी, ये बाइक ने आज तक मेरे को एक बार भी, सिंगल टाइम भी धोखा नहीं दिया है। कीचड़ में, ब्लैक आइस में 10-10 घंटे बारिश में मैंने इस बाइक को चलाया है, अच्छे खासे ऑफ रोड टेरेन पे मैंने इस बाइक को चलाया है, लेकिन आज तक ऐसा मौका नहीं आया है कि इस बाइक ने मेरे को कहीं पे धोखा दिया हो। तो अब बात करते हैं इसके मेंटेनेंस की। हार्डली इसका जो मेंटेनेंस का सबसे बड़ा खर्चा मैं आप लोगों को डायरेक्टली बताऊं तो वो है इस बाइक के ब्रेक पैड्स, ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स, और इस बाइक का एयर फिल्टर, जो कि हमें हर 3-4 हज़ार किलोमीटर में चेक और चेंज कराना पड़ता है। ये सबसे बड़ा खर्चा है इस बाइक का स्ट्रेट अवे में अगर आप लोगों को बताऊं। और उन दोनों की जो कॉस्ट है वो 400 के अंडर है। एयर फिल्टर शायद 300 या 400 या 450 रुपये का है, और ब्रेक पैड की भी कॉस्ट जो है वो 400 रुपये का राउंड है। फ्रंट ब्रेक मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो फ्रंट ब्रेक ज़्यादा इसके चेंज होते हैं, बशर्ते पीछे, आगे के 2 पीछे का 1 पेयर चेंज होता है। इस रेशियो में चलते हैं मेरी बाइक के जो फ्रंट ब्रेक्स है। इसके अलावा बाइक में मैंने अभी तक जो भी खर्चा किया है, मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप पॉज करके देख सकते हैं टोटल खर्चा। बाइक का जो नॉर्मल जो सर्विसिंग चार्ज होता है ना यार, वो 2,000 रुपये फर्स्ट सर्विस में आया था, और उसके बाद इसका इंजन ऑयल 1,500 रुपये तक कॉस्ट करता है, और इसका एयर फिल्टर 350-400 रुपये। बाकी उनके लेबर चार्ज और जो खर्चा है, अगर आपका रिफ़िल होता है रेडिएटर ऑयल, तो वो 100 या 150 रुपये उसके जुड़ते हैं। इसके अलावा इस बाइक में कोई खर्चा नहीं है, और इस खर्चे को भी आप लोग कम कर सकते हैं। वो कैसे? आप इसका मेंटेनेंस, एनुअल सर्विस मेंटेनेंस प्लान लेके 2 साल का, जो मुझे पता लगा है अभी कुछ दिन पहले, तो शायद मैं भी उसका इंक्वायरी करूंगा नेक्स्ट टाइम जाके, मैं भी उसे लेना चाहूँगा। मैंने 16,000 किलोमीटर पे इसका चेन सेट भी चेंज कराया, और उसका रीज़न भी बता देता हूँ। चेन सेट इसलिए चेंज हुआ है, चेन सेट का मैं सिर्फ ल्यूब करता रहता था, है ना, क्लीनिंग में बहुत दिनों के बाद करता था। क्लीनिंग एक्चुअली करता भी नहीं था, जितनी बार भी सर्विस सेंटर जाती थी वही लोग क्लीनिंग करते थे। अदरवाइज़ अगर इसको टाइमली क्लीन भी करें ना, और इसको फिर
ल्यूब करें और वो चलते रहे प्रोसेस, तो इसकी चेन सेट की भी लाइफ 22 हज़ार किलोमीटर तक लोगों ने चलाई है। बट ठीक है, 16,000 किलोमीटर पे मैंने चेंज कराया था, तो मुझे इतना ज़्यादा, और वो उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 2,500 रुपये के अराउंड चेन सेट की कॉस्ट है, और 1,000 रुपये उसका लेबर चार्जेस लग जाता है, तो इसलिए वो 3,500 प्लस टैक्सीज भी उसमें जुड़ जाते हैं, तो शायद 4,000 रुपये तक वो पहुँच जाता है। जो कंपनी बोलती है 16,000 किलोमीटर पर सर्विसिंग, मैं उसको फॉलो नहीं करता हूँ गाइस। मैं फॉलो करता हूँ 8,000 किलोमीटर पर इसकी सर्विसिंग करा लेता हूँ, और फिर अगली जो सर्विस आती है वो इसके जो टर्म है उसका बाइक के हिसाब से उस पर आती है। तो हर 8,000 किलोमीटर पे मैंने इसकी सर्विस करा लेता हूँ। तो उससे क्या होता है, उससे यार सिर्फ एक इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर एक्स्ट्रा चेंज होता है, लेकिन बाइक जो अगले 8,000 किलोमीटर तक जो परफॉर्मेंस देती है ना, वो अनमैचेबल होती है। वो उसका जो मज़ा है ना बाइक चलाने का, आप सोचो कि 2,000, हार्डली 2,000 या 2,500 रुपये आप एक्स्ट्रा खर्च करते हो, लेकिन आपको पूरे 16,000 किलोमीटर स्मूथ, वाइब्रेशन फ्री, सारा एक जो सिमेट्री जो मिलती है, कोई टॉपअप एक्स्ट्रा बीच में आपको चेक कराने की ज़रूरत नहीं है, बाइक का मज़ा आता है। मैंने आपको काफ़ी सारी इस बाइक के बारे में अच्छी चीज़ें बताई हैं, लेकिन हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमियां हमेशा होती है। तो अब बात करते हैं इसकी कुछ कमियों की, और उनके साथ साथ उनके कुछ सॉल्यूशंस की भी जो मैंने अप्लाई किए हैं। तो सबसे पहले बात करें इसकी हेडलाइट की, तो हेडलाइट भाई साहब इस बाइक की बिल्कुल भी कामयाब नहीं है। आपको अंधेरे में सिर्फ 70 किलोमीटर तक की स्पीड पे आप इस हेडलाइट के भरोसे चल सकते हो, वो भी सिटी में। हाईवे पे इस बाइक की जो हेडलाइट है वो आपको फील ही नहीं होगी, आपको कोई भी किसी भी तरह की विजिबिलिटी नहीं देगी। तो इसके रिगार्डिंग अगर आप मेरी तरह इंटेंस लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग करते हो, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप मैड डॉग की अल्फ़ा लगवा लें। इनकी कॉस्टिंग जो आती है वो लगभग 16-17 हज़ार रुपये की आती है, या फिर आपका बजट इतना नहीं है तो आप लोग हेडलाइट की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए HJG की भी लाइट्स लगवा सकते हैं। लेकिन अगर आप टूरिंग करेंगे तो आपको हेडलाइट की ज़रूरत ज़रूर पड़ने वाली है। अगर आप नाइट, क्योंकि टूरिंग पे यार वैसे भी मालूम नहीं होता कब आप किस तरह की सिचुएशन में फंस गए हैं। इसमें बाइक के जो वाइब्रेशन है वो मुझे काफ़ी फील होती है फुट पैक पे। जब हम 100 एंड अबव जाते हैं तो हल्का सा बजीनेस फील होती है, फुट पैक पे वाइब्रेशंस फील होती हैं। मेरी बाइक में थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि मेरी बाइक 2-3 बार गिरी है, और ये आप देख रहे हैं ये इस तरह से हिल रहा है, थोड़ा सा लूज़ हो गया है, तो इस वजह से भी ज़्यादा है। क्योंकि रविंदर की बाइक में, मुझे जो मेरा फ्रेंड है उसके पास भी यही बाइक है, उसकी बाइक मैंने चलाई थी, तब उसमें फुट पैक पे वाइब्रेशन कंपैरेटिवली मेरे बाइक के कम वाइब्रेशन फील हो रही थी। कि इस बाइक में आप देखेंगे छोटे छोटे मैंने डुअल हॉर्न लगवा रखे हैं, ये मिंडा के हैं, 350 रुपये कॉस्ट करते हैं। जो इसका स्टॉक हॉर्न आता है PP, वो यार बिल्कुल स्कूटी की तरह साउंड करता है, और हाईवे पे हल्का सा तो तेज़ वॉइस हमें चाहिए होता है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि हॉर्न भी उस बाइक का चेंज कर लें, और आप डुअल हॉर्न कम से कम इस बाइक का लगा लें। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ये स्टॉलिंग की प्रॉब्लम नहीं है, इस बाइक में हो सकता है काफ़ी लोगों को फील होती है, सिटी में फ़ील होती है। मुझे भी स्टॉलिंग की जो हल्की फुल्की जो फील होती है वो सिटी में ही फील होती है। हाईवे पे मैंने इस बाइक को कभी स्टॉल होते हुए नहीं देखा है, क्योंकि मैंने 1 साल जो बाइक राइड की है वो मोस्टली हाईवे पे की है। लेकिन यस, 2000 किलोमीटर के अराउंड मैंने इसे सिटी में भी चलाया है। तो सिटी में यार इतना तो मेरे साथ स्टॉल नहीं हुए, लेकिन कुछ लोगों को होती है। कुछ प्रॉब्लम और भी आ रही है कुछ लोगों को, इंजन की नॉकिंग की साउंड। बहुत सारे लोग मुझसे वीडियो मांगते हैं यूट्यूब पे, फिर मुझसे मांगते हैं वीडियो मेरे इंस्टा पे आके। मैं आप लोगों को इस बाइक में सुना देता हूँ। 17,000 किलोमीटर चलने के बाद भी मेरी बाइक में इंजन नॉकिंग आ रही है या नहीं, आप खुद ही सुन के देख लीजिए। तो जो भी हल्का फुल्का साउंड आपको आ रहा है वो मुझे तो मतलब नॉकिंग तो फील नहीं हो रहा है। अगर आपकी बाइक में इससे ज़्यादा अगर कुछ साउंड आ रहा है तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि सर्विस सेंटर जाएं और जाके बाइक को चेंज कराएं। और एक माइलेज, कुछ लोगों को यार माइलेज का भी ये प्रॉब्लम रहता है कि बाइक लेते हैं और सिटी में देखो बाइक का माइलेज का इसके ओडोमीटर से पता लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जो भी इसके ओडोमीटर में दिखाता है माइलेज वो बिल्कुल अलग दिखाता है। एक्चुअल रियल वर्ल्ड में माइलेज आपको हाईवे पे जाके ही पता लगेगी, और उसके लिए आपको हाईवे पे जाना पड़ेगा, लंबा स्ट्रेच लेना पड़ेगा 50 से 100 किलोमीटर का, और टैंक फुल कराना पड़ेगा। टैंक टू टैंक आप लोगों को पता लगेगा रिफिल होने पर कितना माइलेज दे रही है। बहुत सारे लोगों को माइलेज की प्रॉब्लम आ रही है। अगर मैं ज़्यादा ट्रैफिक में फंस गया हूँ तो 26 तक माइलेज मेरे को आज तक, वैसे तो 29 अभी भी मेरे मीटर में दिखा रहा है, आज तक मेरी इस बाइक ने माइलेज इससे कम नहीं दी है। अगर इससे कम आप लोगों को माइलेज दे रही है तो प्लीज़ जाके सर्विस सेंटर विजिट करें और उन लोगों को अपनी प्रॉब्लम बताएं। इसके अलावा बाइक में कुछ सजेशंस मैं देना चाहूँगा। एक तो यार ये आप सब लोग ये जो इंस्टॉल करा ले, ये सस्पेंशन का जो क्लीन रखता है, मिट्टी अंदर नहीं जाएगी, जिसकी वजह से इसकी सील नहीं कटेगी, और इसकी सील काफ़ी महंगी आती है अपसाइड डाउन फॉक्स की। इसके अलावा मैंने ये जो मडगार्ड है इस तरह का ऑफ रोड वाला जो बीक वाला है वो इंस्टॉल कर रखा है, जिसका जो छोटा वाला नीचे वाला मडगार्ड है ये शॉर्ट है और
ये शॉर्ट होने की वजह से रेडिएटर पे जो है ना पानी जा रहा था और रेडिएटर जो है चोक हो गया था स्पीति राइड पे, और जिसकी वजह से रेडिएटर नॉन स्टॉप चलते ही जा रहा था। तो मैंने एक ये प्लास्टिक का अलग से इंस्टॉल कराया है। अगर आप इस तरह का गार्ड यूज़ करते हैं बीक वाला तो फिर आप ये इंस्टॉल ज़रूर करा लें, आपका रेडिएटर चोक होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। क्रैश गार्ड के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं तो जो स्टॉक क्रैश गार्ड आता है यार, वो किसी भी काम का नहीं है। ना तो वो आपके लेग्स की सेफ्टी करेगा जब बाइक का फॉल होता है, ना बाइक को ही बचा पाएगा। तो मैंने शुरू में ये गलती की थी कि मैंने लोअर इंजन गार्ड लगवा लिया था, जो कि सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड है इंजन को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन जो अपर क्रैश गार्ड था जो स्टॉक आता है बाइक में, वो किसी भी तरह से राइडर या बाइक को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं 2-3 बार गिर गया था। तो बाइक ना बिल्कुल पूरा हैंडल टच हो जाता था और लेग्स पे भी इम्पैक्ट आया था मेरे। तो मैंने सोचा यार बाइक का जो क्रैश गार्ड है वो चेंज करा लेता हूँ, और मैंने फाइनली जाना मोटरसाइकिल का ये क्रैश गार्ड चेंज कराया। इस बाइक का जो ये जो पार्ट है ना, ये जो इतना बाहर निकला हुआ है ये वाला हिस्सा, ये जब गिरता है तो इंजन को भी प्रोटेक्ट करता है, बाइक को भी और राइडर को भी, और किसी भी चीज़ को टकराने से ये इम्पैक्ट सबसे पहले लेता है। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि स्टॉक क्रैश गार्ड चेंज करा के, मैं जाना मोटरसाइकिल का यूज़ कर रहा हूँ, आप किसी और ब्रांड का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अच्छा ब्रांड का लगवा लीजिए। जाना तो वेल नोन ब्रांड है, तो मैं इसलिए इसको रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यूज़ भी कर रहा हूँ और 2-3 बार इसे लगवाने के बाद गिर भी चुका हूँ। तो मेरा कोई लॉस इसकी वजह से अभी तक नहीं हुआ है, और मेरी नेक्स्ट लॉन्ग राइड जल्दी शुरू होने वाली है मेरी दिलजीत पे। आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को कर लेना लाइक। आज के लिए हasta la vista।